आज हम पढ़ने वाले हैं बाल आयोग या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आंशिक सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, तो थोड़ा सा और इसका ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी MPPSC के 2 वीडियो बना चुका हूँ। MPPSC का सिलेबस का एक वीडियो बना दिया और दूसरा मैंने वीडियो जो बनाया था वो बनाया था महिला आयोग पर। मैंने कहा था कि किसी काम की शुरुआत में महिलाओं से करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, तो महिला आयोग का मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस मैं सिलेबस की भी लिंक आपको डाल दूंगा वहाँ पर, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन से आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। आज हम महिला आयोग के जस्ट नीचे जो है वो है बाल संरक्षण आयोग या बाल अधिकार संरक्षण आयोग, वो शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो को देखें अच्छे से और आप वहाँ नोट्स भी बनाते चलें। वीडियो को बीच बीच में पुश कर करके नोट्स बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, ये ध्यान रखें, ठीक। तो शुरुआत करते हैं हम आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में NCPCR भी कहा जाता है, ठीक। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। मतलब जो बालकों के अधिकार हैं उनका संरक्षण करने के जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है वो हमें पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसको कभी कभी सामान्य भाषा में CRPC बोल दिया जाता है। ध्यान रखें, ये CRPC अलग है, वो IPC CRPC की जो धाराएं हैं वो अलग है। ये CRPC अपन ने इसको बोल दिया शॉर्ट फॉर्म में, क्या बोल दिया, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन। ये आपको फुल फॉर्म कहीं मिलने वाला नहीं है, एक आध दो जगह मिल जाए तो ठीक है, वो उन्हें ऐसे लिख दिया चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, ठीक। तो बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 मार्च 2007 को हुई थी, मतलब अभी हुई है, आज से 12-13 साल पहले। तो ये भी आप ध्यान रखना है कि इसको 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। मैंने आपको जो अपन हमारा महिला आयोग का वीडियो था उसमें मैंने आपको कहा था कि जो बॉडी होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। मैंने आपको वहाँ समझाया था, एक कार्यकारिणी होती है, एक सांविधिक निकाय होता है, एक संवैधानिक निकाय होता है। तो मैंने आपसे वहाँ कहा था कि जो आयोग या जिसके लिए कोई अधिनियम पारित हो जाए वो सांविधिक निकाय होता है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, इसका जो निकाय लिखा है वो क्या लिखा है, सांविधिक निकाय या कानूनी निकाय इसका लिखा हुआ है। तो हम बात करते हैं कि इसका जो अधिनियम आया था वो कब आया था। तो इसका जो अधिनियम आया था वो आया था बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में। तो तारीख इसकी 2005 है, लेकिन आपको पूरा अधिनियम का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि बाल आयोग से संबंधित जो अधिनियम आया था उसका क्या नाम है। नाम जरूर पूछता है, मैं फिर कह रहा हूँ। पिछले जो पुराना सिलेबस था उसमें एक्ट के नाम पूछता था वो, चाहे वो SC/ST हो, चाहे सिविल एक्ट हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो। तो यहाँ जब वो आयोग पूछ रहा है तो आयोग में भी अधिनियम आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए मैंने अलग से हेडिंग डाल के लिखवाया कि अधिनियम कौन सा है। अधिनियम का नाम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, ठीक। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वो आपको पूरा सिलेबस वो नहीं देगा फुल डिटेल कि कौन सा तल कौन सी बिल्डिंग, मैंने लिख दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने ज़्यादातर नोट्स जो बनाई हैं वो उनकी वेबसाइट से या कहीं ना कहीं से बनाई हैं, तो इसका जो पूरा लिखा हुआ था, मतलब मैंने एड्रेस तो मैंने लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। फिर उसने कहा कि आयोग में बालक कौन कौन समझे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 0 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चे आयोग में माने जाएंगे, क्योंकि आजकल बच्चों के लिए या बच्चों के विरुद्ध बहुत सारे केस हो रहे हैं। 5 साल 3 साल की लड़कियों के साथ रेप होना, वो सब अपने इसी के चक्कर में 0 से 18 वर्ष की आयु के वर्गों को इसमें रखा गया है। निकाय में आपको बता चुका हूँ, संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, सॉरी सांविधिक निकाय या कानूनी निकाय, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं, तो ये संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है, ठीक। अब आपको ये जानना होगा कि ये सांविधिक, संवैधानिक या कार्यकारिणी निकाय क्या होते हैं, तो आप उसके लिए मेरा महिला आयोग वाला वीडियो देख लें, उसमें शुरू में ही वो दिया हुआ है, तो आप उसको वहां देख के समझ सकते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक। अब बात करते हैं इसके सदस्य की। तो एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य हैं, कुल मिला के इसके टोटल सदस्य हो गए 7। मैंने आपसे कहा था कि हर आयोग में लगभग सचिव तो होगा ही होगा। तो आपको ये अगर पूछता है क्वेश्चन में कि बाल संरक्षण आयोग में कुल कितने सदस्य हैं, तो आपका आंसर होगा 7 सदस्य। अगर वो कहता है सचिव में लाके कितने सदस्य हैं, तो बेटा 8 सदस्य हैं, ठीक। तो इसमें एक सचिव भी होता है। अब बात करते हैं हम इसकी कि ये जो आयोग हमने बनाया है ये आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो बेटा ये जो NCPCR आयोग है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। मैंने आपसे महिला आयोग में कहा था कि महिला आयोग भी इसी अंतर्गत आता है, और जो बाल विकास पढ़ रहे हैं, बच्चों से संबंधित जो अपने आयोग पढ़ रहे हैं, वो भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये आता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते अपन। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाती है। मैंने आपसे कहा था उस वीडियो महिला आयोग में कि आपको नियुक्ति के 2 ही लोग मिलेंगे, या तो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति, हर जगह आपको वही 2 लोग मिलने वाले हैं, ठीक।
तो यहाँ नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाती है। इनका जो कार्यकाल है वो क्या है, तो इसका कार्यकाल बेटा अध्यक्ष का कार्यकाल है 3 वर्ष 65 वर्ष और 3 वर्ष 60 वर्ष। अब ये 65 वर्ष और 60 वर्ष क्या है ये मैं आपको महिला आयोग के वीडियो में समझा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूं बेटा। इसका मतलब ये है कि या तो 3 साल आप पद पर रह सकते हो या आपकी उम्र 65 वर्ष हो गई तब तक रह पाओगे, 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं रह पाओगे। जैसे माना कि आप 64 वर्ष की उम्र में ज्वाइन करते हो तो केवल आप 1 साल ही रह पाओगे, क्योंकि आप 65 वर्ष के हो गए तो इसके बाद आप इसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष 65 वर्ष है, 3 वर्ष 60 वर्ष इसके सदस्य का कार्यकाल है। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक बात और बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक होने वाली है। जितने भी आप आयोग पढ़ेंगे, जिन जिन आयोगों में कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जिन जिन आयोगों में कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, वहां आप ये बात समझ लीजिए 99% वहां ये लिखा होगा कि अध्यक्ष या सदस्य 2 बार पद पर रह सकते हैं, मतलब वो पुनः एक बार और नियुक्त किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 साल का कार्यकाल बहुत छोटा होता है। अगर यही 5 साल और 6 साल होता तो शायद वो कह देता कि पद पर दोबारा नहीं रहेंगे, लेकिन जब कार्यकाल 3 वर्ष का होगा तो 99% आप ये रट के रखो कि 2 बार आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो उसमें लिखा हुआ है कोई भी अध्यक्ष सदस्य 2 पदावधियों से अधिक के लिए अपना पद धारण नहीं कर सकता, मतलब 2 बार ज्वाइन हो सकता है, 2 से ज्यादा ज्वाइन नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा था कि ये जो इसकी नियुक्ति करता है, ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रखना, इसकी जो इसकी नियुक्ति करता है त्याग पत्र भी उसी ही देता है। तो बात करें अध्यक्ष एवं सदस्य की, जो त्यागपत्र किसको देते हैं तो केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अगली बात करते हैं कि उसको हटाया जाएगा तो कैसे कैसे हटा सकता है। तो वही नॉर्मली मैंने आपसे कहा था कि सभी में वही पॉइंट है जो महिला आयोग में बताए थे मैंने, वही यहाँ है। लगभग 99% पॉइंट वही होते हैं, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखिए वही है, पागल या दिवालिया ना हो, कोई वैतनिक कार्य ना कर रहा हो, वैतनिक कार्य मतलब दूसरे, अब इस पद पर रहते हुए कोई दूसरा काम ना करें आप, विकृत चित्त का ना हो, मतलब पागल ना हो, पद का दुरुपयोग ना करें आप, इस पद पर बैठने के बाद पद का दूसरा उपयोग दुरुपयोग ना करें, मतलब दुरुपयोग मतलब होता है गलत उपयोग उसका ना करें। किसी अपराध के लिए कारावास से दंडित हो, मतलब आपने कोई अपराध कर दिया जिसके लिए आपको सजा मिल चुकी है तो आप इसके पद पर नहीं रह सकते, आप हटा दिए जाएंगे। अगला पॉइंट लिखा है आयोग की बिना अनुमति के लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे, तो वो भी वही पॉइंट है। अगला लिखा है, पहला पॉइंट नहीं पढ़ पाए थे हम, पहला पॉइंट लिखा है साबित कदाचार या असमर्थता। साबित कदाचार मतलब आप पर कोई बुरा आचरण का जो बुरा आचरण आप कर रहे हैं वो साबित हो जाए या आप कार्य करने में असमर्थ हैं तो भी आपको हटा दिया जाएगा। बात करते बेटा संगठन की संरचना पर, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें एक अध्यक्ष होता है और इसके जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 6 सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष 6 सदस्य इसमें होने वाले हैं। तो अब ये बात कर लेते कि ये अध्यक्ष कौन होगा और 6 सदस्य कौन कौन होंगे, बाकी ये पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ डिटेल में। तो इसका जो एक अध्यक्ष होता है वो होगा जो बच्चों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हों, जिसने बच्चों के कल्याण के लिए पहले कोई ना कोई अच्छे कार्य किए हों, उसी को इस पर अध्यक्ष इसका बनाया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसकी जो पहली अध्यक्ष थी उनका नाम था शांता सिन्हा, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए और बच्चों के उत्थान के लिए सबके लिए बहुत अच्छा कार्य किया था, जिन्हें 2003 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। तो उन्हें उठा के उन्होंने इसका पहला अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक, तो बात कर रहे थे हम 6 सदस्य कौन कौन होंगे, तो 6 सदस्य की डिटेल इसमें लिखी हुई है। 6 सदस्य कौन होंगे, नंबर 1 जो शिक्षा का ज्ञाता हो, मतलब जो टीचिंग लाइन का हो, जो बच्चों से संबंधित जानकारी रखता हो। दूसरा बाल स्वास्थ्य, बच्चों का वो डॉक्टर हो, उनकी देखभाल करने वाला या कल्याण उनके बारे में, उनके बाल बच्चों का विकास कैसे हो उसकी जानकारी रखने वाला हो। तीसरा पॉइंट है किशोर न्याय, बच्चों के न्याय के लिए, ऐसे बच्चे जो उपेक्षित किए गए हैं, ऐसे बच्चे जो वंचित रहे हैं उनकी देखभाल करना, या निःशक्त बच्चे। अगला पॉइंट लिखा है बाल श्रम, बच्चों से श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन जानता हो। अगला पॉइंट लिखा है बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान का ज्ञाता हो। अगला पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ है कि बच्चों से संबंधित कानून का ज्ञाता हो, मतलब उसको कानून की समझ हो, बच्चों से संबंधित जो भी कानून है वो उनका ज्ञाता हो। तो आप ये लिख लीजिए, ज़्यादा वो उसमें है नहीं कुछ खास, आप तो उनको पढ़ के रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछेगा तो ये पूछ लेगा, मैंने आपको सबको समझा दिया। अगला पॉइंट लिखा है कि जो एक मतलब इसका जो सचिव होगा वो एक लिख दिया मैंने कि एक इसका सचिव होगा। बात करते हैं इसके अध्यक्ष और मतलब वर्तमान अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका गठन 2007 में हुआ था, तो अभी इसके ज़्यादा अध्यक्ष बने नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिए। तो इसकी जो पहले अध्यक्ष थे वो शांता सिन्हा थी, महिला इसकी पहली अध्यक्ष थी। तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इसकी जो अध्यक्ष हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो पहली अध्यक्ष शांता सिन्हा थी, जिनका कार्यकाल 2007 से 2010 तक के लिए इन्हें चुना गया था, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल होता है, और इन्हें दोबारा भी फिर अध्यक्ष बनाया गया था 2010 से लेके आगे के टाइम के लिए। ठीक, तो इसकी मुझे डिटेल कहीं ज़्यादा मिली नहीं है, इसलिए मैंने उतना लिख दिया जितना आपको मुझे जितनी जानकारी इसकी मिली वो मैंने लिख दी। और इतना ही आपसे पूछेगा कि पहले अध्यक्ष कौन थी, तो ये लेडीज थी शांता सिन्हा, और जो वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं उनका नाम है प्रियंका कानूनगो, जो 15 अक्टूबर 2018 से ज्वाइन हुए हैं और वर्तमान में भी अभी हैं। तो आपका काम यही है कि आप याद रखो पहले अध्यक्ष शांता सिन्हा थी और अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो प्रियंका कानूनगो हैं, मतलब ये पुरुष हैं, वो
फीमेल थी वो। अब बात करते हैं इसके कार्य एवं शक्तियों की, तो वही कार्य और शक्तियां आपको मिलने वाली हैं, सब वही जो आप आयोग पढ़ोगे उससे रिलेटेड वही आयोग आपको शक्तियां और कार्य मिलेंगी। भाई इनके उल्लंघन की जांच करना, इन पर कार्रवाई करना, इनके उत्थान में सरकार को सिफारिश करना, बाकी सब वही चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो इसकी जो कार्य एवं शक्तियां हैं वो क्या है, उन्होंने कहा बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच एवं कार्रवाई कराना, वो तो कर नहीं सकते, करवाएंगे सरकार की किसी अधिकरण से। अगला पॉइंट लगा इनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करना, मतलब अच्छे से कार्यान्वयन हो रहा तो उसका उपायों की सिफारिश करना। अगला लिखा है बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, नई नई खोजें करना एवं उसको बढ़ावा देना। अगला लिखा है किशोर संरक्षण गृह या अन्य निवास या बच्चों के लिए बनाए गए संस्थानों का निरीक्षण करना, सुझाव देना। इसका मतलब बेटा ये है, जैसे किशोर संरक्षण गृह का मतलब है किशोर बंदी गृह, जहां कोई बच्चा जुर्म करके जेल पहुंचता है तो वो किशोर बंदी गृह होता है। या उन्होंने कहा कि जहां जहां बच्चे निवास करते हों, ऐसी जगह जहां बच्चे निवास करते हो तो ये आयोग के जो लोग हैं उन संस्थानों का निरीक्षण कर सकते हैं और उनको सुझाव दे सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा है बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठीक, बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अगला लिखा है बच्चों की चिकित्सा एवं सुधार का बंदोबस्त करना, जैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका भी ध्यान रखना और उसके बंदोबस्त करना। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को आतंकवाद से बचाना, सांप्रदायिक हिंसा से बचाना, एड्स का शिकार होने से बचाना और घरेलू हिंसा से बचाना, वेश्यावृत्ति से बचाना आदि से बचाने हेतु कदम उठाना। ठीक, अगला पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों, बच्चों से जितने जुड़े कार्यक्रम हैं और अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो बच्चों से जुड़ी होती हैं उनकी जो मौजूदा सरकार की नीतियां होती हैं उनकी समीक्षा करना और बच्चों के हितों के लिए उन्हें लागू करना। अगला पॉइंट जो है वो मैंने आपसे उसमें भी कहा था, ये मास्टर पॉइंट है, ये हर बार पूछता है, मतलब हर बार मतलब हर आयोग में होगा कि आयोग अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगा। तो मैंने आपसे पहले भी कह दिया, जो आयोग की नियुक्ति करता है उसी को आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो ये आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा और राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करेगा, फिर वो सरकार संसद में रखेगी, वो उसका काम है। ठीक, यहाँ मैंने आपको ये भी बता दिया, मतलब ये यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके आगे है कि जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जैसे केंद्र में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना हुआ है वैसे राज्यों में हर राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना हुआ है। तो सभी राज्यों में इसका गठन होगा जैसे, और इसका जो पूरा जो कार्यकाल अपन ने जो पढ़ा है, कार्यकाल मतलब जितनी भी इसकी कार्यप्रणाली अपन ने पढ़ी है वो सबकी सब वैसी ही होगी जैसे केंद्र में एनसीपीसीआर की है, वैसे ही बच्चों की राज्य में भी होने वाली है। तो आपका ये काम, दो काम यहाँ बन जाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने ये लिख नहीं पाया था यहाँ पर। आपको मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग निकालना है, कहीं से भी आपको गूगल से मिल जाए तो वहाँ से आपको ये निकालना है कि मध्य प्रदेश में इस आयोग का गठन कब हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक, बस ये 3 पॉइंट आपको निकालने, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं निकालना, बाकी पूरी कार्यप्रणाली जहाँ के तहाँ है ना। तो आप यहाँ पर लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं बची थी और मुझे फिर ये चीज़ें मैंने ध्यान नहीं दे पाई इसलिए मैं लिख नहीं पाया, तो मैं आपको ये होमवर्क बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक, अब मैं इसका आपको थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, हमारे संविधान में आप बार बार पढ़ते हो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में, तो जो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अधिकारों में क्या लिखा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अधिकारों में समानता, साथ ही मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, बाल मजदूरी पर रोक आदि की निगरानी रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, अगली पॉइंट जो लिखा है वो मैं आपको बता चुका हूँ, शांता सन्ना को सामुदायिक नेतृत्व के लिए रैमन मैगसेसे पुरस्कार 2003 में सम्मानित किया जा चुका है। अगला पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उसको पहले ये देखो संविधान में कहीं ना कहीं उसका उल्लेख है क्या, मतलब संविधान में उससे रिलेटेड कोई उल्लेख हो तो आप उसको भी लिख लो, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके काम का बन जाए। ठीक, तो मैंने ये देखा कि संविधान में बच्चों से रिलेटेड क्या क्या कानून है, तो मैंने वो भी लिख दिए। संविधान में आर्टिकल 24, जब आप पढ़ते हो अधिकार, मौलिक अधिकार पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते ना अपन बलात् श्रम है ना, तो मजदूर के लिए और बच्चों से श्रम करवाया जा रहा है बलपूर्वक, वो उसके लिए अपन इसमें लिखा हुआ है। तो संविधान के आर्टिकल 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खदानों एवं जोखिम भरे कार्यों में बाल श्रम करवाना निषेध है, ये आर्टिकल 24 में हमारा लिखा हुआ है, तो बच्चों से संबंधित बन गया। अगर आपने मौलिक अधिकार 21 का पढ़ा हुआ तो वहां भी ये लिखा हुआ क्या, 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का मौलिक अधिकार है, हम लोगों का मौलिक अधिकार है, हमें प्राप्त होगी है। तो बच्चों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। और मैं आपको एक बात यहाँ और बताने वाला हूँ, 2009 में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी आया था, तो उसके तहत ये सब आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर अपन मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें भी 51टा
आर्टिकल 51, जो 51 के बाद अपन ने जो का खा बनाए थे, उनमें मतलब ये है कि वहां पर आपके ये मौलिक कर्तव्य भी जोड़े थे। ठीक है, तो जो आर्टिकल 51 टा है उसके अनुसार क्या लिखा हुआ है कि माता पिता या पालकों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करने का मूल कर्तव्य हमारा है। तो हमने आपको ये बता दिया कि संविधान में ये कहाँ कहाँ दिया है। तो एक तो आर्टिकल 24 में दिया है, आर्टिकल 21 का में दिया है और आर्टिकल 51 टा में दिया है। ठीक, अब अभी एक एक्ट आया था 2012 में जिसका नाम है पोस्को एक्ट। बहुत सारे लोग इसका नाम जानते होंगे लेकिन ये नहीं जानते कि ये पोस्को एक्ट था क्या। इसका बेटा फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। हिंदी में इसका मतलब है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम। मैंने आपसे पहले भी कहा बच्चे बच्चियों का जो अभी बहुत सारी जगह आप सुनते हो 3 साल 4 साल 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और ऐसे कुछ जो उनके वीडियो भी वायरल होते हैं कुछ ना कुछ, तो ऐसे केसों के लिए ये पॉस्को एक्ट लाए थे हम 2012 में। पर अभी वर्तमान में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2012 में एक्ट आया था, इसमें अभी वर्तमान में संशोधन किया गया और संशोधन के बाद इसका नाम हो गया पोस्को संशोधन विधेयक अधिनियम 2019। क्या अधिनियम में संशोधन क्या किया गया, थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने उसको बता दिया, जिससे 1 अगस्त 2000 ये भी मैंने लिख दिया कि कब इसको लोकसभा में पारित किया कब राज्यसभा में, क्योंकि करंट का डाटा है। तो पोस्को संशोधन विधेयक अधिनियम 2019 में आया था, जिसे 1 अगस्त 2019 में लोकसभा में पारित किया गया था, 24 जुलाई 2019 में राज्यसभा में पारित किया गया था। बेटा पहले ये राज्यसभा में पारित होगा फिर उसके बाद लोकसभा में पारित होगा। तो 24 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पास हो गया और उसके 6-7 दिन बाद 1 अगस्त 2019 में लोकसभा में इसको पारित कर दिया गया। इसमें क्या लिखा है देखो ध्यान से, जिसके तहत पोर्नोग्राफिक उद्देश्य के लिए बच्चों का उपयोग करने पर, पोर्नोग्राफिक मतलब जो मूवीज बनती हैं बच्चों की एडल्ट मूवीज, तो जिसके तहत पोर्नोग्राफिक उद्देश्य के लिए बच्चों का उपयोग करने पर न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास आपका हो सकता है। तो यहाँ आपको मैंने ये पूरा जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग था एनसीपीसीआर मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया गया है और इसके आगे के जितने भी आयोग हैं, आगे के पीछे के जो भी 15 आयोग हैं, मैं उनको आपको पूरा पढ़ाऊंगा। बस आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो पूरा जरूर देखें, पहली बात। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उनसे भी कहें कि वीडियो पूरा जरूर देखें। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत काम का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक जरूर।